सबसे अहम खबर आज हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। शिवराज सरकार को 100 दिन हो गए हैं और ये मंत्रिमंडल विस्तार बता देगा कितने दिन से जो पेच फंस रहा था उसका हल क्या निकला है। सबसे पहले आपको खबर आज की अहम बता देते हैं। आज शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शिवराज मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 11 बजे राजभवन में होगा। आज करीब 28 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार पर लंबी चर्चाओं का दौर चला। शिवराज सिंह ने दिल्ली जाकर 2 दिन तक केंद्रीय नेतृत्व से बात की, जिसके बाद मंत्रिमंडल की फाइनल लिस्ट तैयार हो गई। सूत्रों के हवाले से जो खबर हमारे पास है उसमें कौन कौन से बड़े चेहरे, पुराने चेहरे रहेंगे, नए चेहरे कौन से रहेंगे, वो हम आपको बता देते हैं। गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, विश्वास सारंग पहले भी मंत्री थे, एक बार फिर मंत्री पद की शपथ लेंगे। अरविंद भदौरिया का नाम आया। अरविंद भदौरिया ने जो भूमिका निभाई थी जब सत्ता परिवर्तन मध्य प्रदेश में चल रहा था, 15 महीने की कमलनाथ सरकार के बाद नई सरकार आई, उसमें अरविंद भदौरिया बड़ा नाम। रामकिशोर कावरे को भी मंत्री बनाया जा सकता है। बड़वानी से विधायक प्रेम सिंह पटेल, ग्वालियर ग्रामीण से विधायक भरत सिंह कुशवाहा, शुजालपुर से विधायक इंदर सिंह परमार को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सिंधिया खेमे के करीब 12 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। वहीं कुछ पूर्व मंत्रियों को इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल रही है। जिनका पत्ता कट सकता है उनके नाम भी आप सुन लीजिए। पिछली सरकार में मंत्री थे, रामपाल सिंह रायसेन से आते हैं, गौरीशंकर बिसेन पारस जैन उज्जैन संभाग से आते हैं। इनका नाम मंत्रिमंडल की लिस्ट से बाहर हो सकता है। तो ये वो बड़े चेहरे हैं जो मंत्री बनेंगे, और ये जो बड़े चेहरे हम आपको बता रहे हैं, इनके अलावा कुछ और बड़े चेहरे हैं वो मंत्रिमंडल से बाहर हो सकते हैं। और ये खेमे के, किस खेमे के हैं ये भी आप जान लीजिए। रामपाल सिंह बड़े करीबी माने जाते हैं शिवराज सिंह चौहान के। पारस जैन ये भी उनकी गुड लिस्ट में शामिल हैं। गौरी शंकर बिसेन ये भी उनकी गुड लिस्ट में शामिल हैं। और अगर इनका पत्ता कट सकता है तो एक बहुत अहम बात आप जान लीजिए, शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बनने वाली ये सरकार पूरी तरीके से क्या उनके हाथ में है, ये सवाल जरूर खड़े हो जाएंगे। या फिर एक बड़ी वजह यह है कि पहले जो नेता बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस से आकर, जिनकी वजह से सत्ता परिवर्तन हुआ, क्या उनसे वादा किया गया था, और वादा किया था तो निभाना पड़ेगा। इसलिए करीब खबर यह है कि सिंधिया खेमे से ओपीएस भदौरिया के नाम पर भी सहमति बन गई है और 12 मंत्री उनके खेमे से बनाए जा सकते हैं। पूर्व मंत्री विजय शाह हो सकते हैं शामिल, नहीं हो सकते हैं। जो नाम है वो भी हम आपको बता रहे हैं। शुजालपुर से इंदर सिंह परमार के नाम पर मोहर लग गई है, ये जरूर मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। ओपीएस भदौरिया के नाम पर भी सहमति बन गई है, ये भी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। और पूर्व मंत्री विजय शाह को विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाने पर मंथन शुरू हो रहा है। देखिए, अब जब मंत्री पद नहीं मिलेगा तो कैसे डैमेज कंट्रोल किया जाएगा, उसको लेकर भी रणनीति बन रही है, उसको लेकर भी बहुत ज्यादा मंथन हुआ है। कल भी कई दौर की बैठक हुई है, मैराथन बैठकें चली, और 11 बजे जब शपथ ग्रहण समारोह होगा उसके पहले मंत्रियों की तस्वीरें भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जो भावी मंत्री हैं, जो बनने वाले हैं। अब सवाल यही है कि कौन नहीं बनेगा और किसके चेहरे पर शिकन होगी, वो हमें भी नजर आ जाएगा और वो हम आपको बता देंगे। उससे पहले जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उनमें सबसे पहला नाम है रामपाल सिंह का। बड़े करीबी हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के, पहले भी इन्होंने कई विभागों का काम संभाला है। विवेक पटैया हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी हरीश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं विवेक के पास जाऊं, उससे पहले हरीश आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि सबसे अहम बात यह हो जाती है कि मंत्रिमंडल की लिस्ट से बड़े चेहरे कौन से बाहर होंगे। और अब रूठने मनाने का सिलसिला भी बहुत जल्द शुरू होने वाला है। अभी सुबह हुई है, क्या उन मंत्रियों की भी सुबह हो गई जिन्हें पता चला कि हमारा नाम बाहर है या हमारा नाम अंदर है? क्या खबरें हैं आपके पास? जी बिल्कुल, अभी जो लेटेस्ट अभी हमारे पास खबर आई है और अपडेट किया, 28 मंत्री बन रहे हैं शिवराज सरकार में, नए 28 मंत्री जुड़ेंगे शिवराज सरकार में। और उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्योतिराज सिंधिया के 12 कांग्रेस से आए हुए 12 लोग आ रहे हैं, जिसमें ज्योतिराज सिंधिया के 9 लोग हैं और 3 लोग जो है जो कांग्रेस से आए हैं, जो कभी दिग्विजय समर्थक माने जाए, बिसाऊ लाल, हरदीप डंग और हैदर सिंह कंसाना। तो ये मिला के 12 जो लोग हैं उनको जगह मिली है 28 में।
और इस सबसे बड़ी बात है कि ग्वालियर चंबल संभाग हमेशा की तरह हेवी वेट हो गया है। 9 मंत्री ग्वालियर चंबल संभाग से हो रहे हैं, इसमें सिंधिया समर्थक और भाजपा के लोग मिलाकर। और सबसे कमजोर अगर माना जाए तो इंदौर संभाग चला गया, जहां कैलाश विजयवर्गीय को झटका लग सकता है कि उनके सबसे करीबी रमेश मेंदोला का नाम नहीं अब तक आ रहा है, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है। और इसी तरह आप देखेंगे कि नरेंद्र सिंह तोमर भी केवल अपना एक नाम ग्वालियर चंबल से शामिल करवा पाए, भारत सिंह कुशवाहा का। तो इस बार जो सूची आ रही है सूत्रों के हिसाब से वो सामने आ रही है, इतना उठापटक के बाद बड़े बड़े दिग्गज अपने नेताओं का, अपने समर्थकों का नाम शामिल नहीं करवा पाए। लेकिन संघ जरूर इसमें, पूरे संगठन और संघ इसमें हावी दिख रहा है। उषा ठाकुर का नाम जो है चौंकाने वाला, उषा ठाकुर का संघ की तरफ से नाम आया है। नाम मालिनी गौड़, नीना वर्मा, रमेश मेंदोला जैसे दिग्गज पीछे रह गए, उनका नाम सामने आया है। और इधर बात करेंगे ओम प्रकाश सखलेजा, जो अभी कोविड-19 के उसमें संक्रमित पाए गए और अभी उनका इलाज चल रहा है, उनका नाम भी सूची में है। तो इस बार की सूची बड़ी चौंकाने वाली है। कई नाम ऐसे हैं जो चौंकाने वाले हैं। सिंधिया की समर्थकों की बात करें, इसमें 2 नाम बहुत चौंकाने वाले आए। इसमें गिरिराज दंडोतिया का नाम जुड़ा है, सुरेश धाकड़ का नाम जुड़ा है, जो अभी तक चर्चा में नहीं थे। जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो बड़ी ही चौंकाने वाली है। विजय शाह का नाम अंतिम चर्चा तक चलते वापस जुड़ गया है और विजय शाह भी मंत्री पद की लिस्ट में शामिल हो गए। अब जो लिस्ट से बाहर हुए उनकी हम बात करें तो उसमें गौरीशंकर बिसेन, कद्दावर मंत्री, रामपाल सिंह, पारस जैन, जालम सिंह पटेल सहित अन्य कई ऐसे पूर्व मंत्री हैं जिनको बाहर किया गया है। और जिस बार जो लगातार रात तक मंथन चला और सुबह भी बात चल रही है, लगातार उन लोगों को मनाया जा रहा है जो कद्दावर थे और जिनसे असंतोष हो सकता था। लेकिन अभी कितने माने हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो सूची आई है वो चौंकाने वाली सूची है। कई सारे नाम ऐसे हैं, प्रेम सिंह पटेल बड़वानी से अकेले दिख रहे हैं वहाँ पर। आप सुजालपुर से बात करेंगे, इंदर सिंह परमार, ऐसे कई नाम है। OPS भदौरिया पहली बार के विधायक हैं। गिरिराज दंडोतिया की बात करें, गिरिराज दंडोतिया दूसरी बार के विधायक पहली बार के हैं। तो इस तरह से जो नाम चले, सिंधिया खेमा हावी पड़ा है। सिंधिया खेमे ने अपनी जो बात चल रही, रणवीर जाटव जिसके लिए बहुत नाम चल रहा था और जैसा माना जाता कि भाजपा से भी संपर्क थे, जब वो कांग्रेस छोड़ रहे थे तो भाजपा के कहने पे भी तैयार हो गए थे और सिंधिया के साथ भी आए थे। तो उनका नाम दोनों पक्षों से आया, लेकिन उनका नाम कट गया है। तो इस तरह की जो उठापटक चल रही है उसमें नाम जो है चौंकाने वाले हैं। जो प्रोडक्शन हो रहे थे उसमें से कई नाम सामने नहीं थे, नहीं चौंकाने वाले नाम आए। अब ये जंबो जेट मंत्रिमंडल बन रहा है, लेकिन ये बताना चाहूंगा मृदुल आपको कि टोटल 35 का जगह है, जिसमें 6 मुख्यमंत्री सहित 5 मंत्री पहले हैं, तो 6 हो चुके हैं, 28 हो जाएंगे। मतलब आपके पास मात्र 2 बचता है। दो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हरीश, वो भी बता देते हैं। रवि जी इस समय हमारे साथ हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, और राजपाल सिसोदिया इस समय हमारे साथ जुड़ गए जो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत है। मैं आपके पास आऊं, विवेक से एक छोटा सवाल कर लेते हैं, क्योंकि विवेक जैसा हरीश बता रहे हैं और विश्वसनीय सूत्र ये बता रहे हैं कि 28 मंत्री बनेंगे, लेकिन कई ऐसे नाम हैं जो रेवांचल से उठकर आ रहे थे उस संभाग से, क्योंकि बीजेपी को अच्छी जीत मिली थी, अच्छी लीड मिली थी चुनावों के दौरान। लेकिन वहां से किस तरह से मैनेज किया जाएगा बड़े चेहरों को? देखिए, विंध्य जो है वो काफी इस बार बीजेपी के लिए फायदेमंद हुआ था विधानसभा चुनाव में, और एक बड़ी जीत जो है विंध्य में, जो कभी देखी नहीं जाती थी, ऐसी जीत बीजेपी को 2018 के विधानसभा चुनाव में मिली थी। और इसलिए वहां के विधायकों की डिमांड सबसे ज्यादा थी। कई विधायकों ने तो खुलकर अपनी बात रखी थी कि उनको जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, दावेदारी तक की थी। लेकिन ऐसी स्थिति में अब संगठन की तरफ से राजेंद्र शुक्ल का पत्ता साफ कर दिया गया है, राजेंद्र शुक्ल को मना कर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में नया चेहरा विंध्य से जरूर जुड़ेगा। गिरीश गौतम का भी नाम चर्चाओं में है। तो ऐसी स्थिति में जो नया चेहरा आएगा वो विंध्य का नया बीजेपी का लीडर हो सकता है, क्योंकि राजेंद्र शुक्ल एक तरफा राजनीति विंध्य की करते थे अभी तक। और ऐसी स्थिति में यदि बीजेपी उनको ड्रॉप कर रही है तो कहीं न कहीं अब नया कह सकते हैं कि नया नाम वहां से दिखाई देगा विंध्य क्षेत्र से। और बहुत ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलने की संभावनाएं भी विंध्य को ज्यादा दिखाई नहीं देती है, क्योंकि जो दबदबा है वो ग्वालियर चंबल का दिखाई दे रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है सिंधिया खेमा, और दूसरा बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए विधायक है, जो कहीं न कहीं ग्वालियर चंबल क्षेत्र को ज्यादा मंत्री मिल रहे हैं इस बार। और ऐसी स्थिति में कई संभाग ऐसे, चाहे वो महाकौशल की बात करें, मालवा निमाड़ की बात करें, या फिर हम विंध्य की बात करें, यहाँ पर जो इक्का दुक्का ही नाम चर्चाओं में है। तो ये एक बड़ा झटका इन क्षेत्र के लोगों को बीजेपी इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में दे रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि विंध्य से क्या विधानसभा
अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, ये 2 पद विंध्य में 2 पदों में से कोई एक पद विंध्य में जाएगा या फिर ये भी पद किसी और को मिलेगा, क्योंकि एक मंत्री विंध्य से लगभग तय है जिनका नाम सामने आ चुका है। लेकिन क्या और प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, क्योंकि विंध्य से खुलकर एक मांग आई थी कि वहां का प्रतिनिधित्व ज्यादा बढ़ाया जाए। या केदार शुक्ल ने तो कई बार अपने बयानों के जरिए ये जिक्र किया है कि वो मंत्री बनना चाहते भी हैं और उनकी क्षेत्र की जनता की डिमांड भी है कि उनको मंत्री बनाया जाए। लेकिन अब देखना होगा कि अब विंध्य को कैसे विंध्य की जनता को कैसे जवाब देगी बीजेपी, क्योंकि एक बड़ा बहुमत जो है विंध्य की जनता ने इस बार दिया था। भले सरकार नहीं बनी थी बीजेपी की, लेकिन विंध्य से जो सीटें जीतकर बीजेपी आई थी उससे यही लग रहा था कि बीजेपी सरकार में सत्ता में जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गलत नहीं होगा, जैसा आप बता रहे हैं कि वहाँ की जनता को भी आस है, संतुष्ट करेगी, वहां के नेताओं को भी आस है कि हमें भी थोड़ी बहुत मंत्रिमंडल में जगह मिल जाए, और ये आस है बड़ी। मैं सीधे राजपाल सिसोदिया जी आपके पास आ रहा हूं। कैसे आप जनता की आस तो थी कि भाई हमारा नेता मंत्री बने, हमने इसे वोट दिया, हमारे क्षेत्र के लिए काम करे, और नेता भी चाहता है, विधायक भी चाहता है कि मैं मंत्री बन जाऊं, लेकिन विंध्य के क्षेत्र से ऐसे कोई बड़े नाम चर्चा में नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि वहां पर स्थिति थोड़ी सी डामाडोल हो सकती है? देखिए, मंत्रिमंडल में स्थान सीमित होते हैं, और जब स्थान सीमित होता है तो स्वाभाविक है अपने नेता के प्रति क्षेत्र की जनता का और ऐसा कहीं ना कहीं भाव होता है, शुभेच्छा भी होती है कि वो मंत्री बने और क्षेत्र का अच्छे से विकास करें। परंतु सरकार का अंग के रूप में, विधायक के रूप में भी वे लोग अपने क्षेत्र का विकास करते हैं। जहां तक बात है मंत्रिमंडल की, तो मध्य प्रदेश का जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है और जो मंत्रिमंडल बन रहा है वह एक सर्वसमावेशी मंत्रिमंडल बन रहा है, जिसके अंदर सभी बातों का ध्यान रखा गया है, जिसमें सभी तरह के समावेश करने का काम हुआ है। और ऐसे हमारे युवा साथियों का भी समावेश हुआ है, जिनकी कहीं ना कहीं ऊर्जा का उपयोग सरकार अपने कार्यों में लेने वाली है। वहीं अनुभवी नेताओं का भी समावेश होने वाला है, और संगठन के साथ में एक लंबा चिंतन मनन करके, एक लंबी प्रक्रिया से गुजर के ये सारी जो लिस्ट सामने आएगी, आप देखेंगे बहुत। लेकिन सिसोदिया जी एक सवाल है, बहुत व्यवस्थित एक सूची आने वाली है। जैसे आप कह रहे हैं कि सभी को देखा गया है, तोलमोल के एक मंत्रिमंडल को तैयार किया गया है, जो हमारे सामने कुछ ही घंटों बाद सामने आ जाएगा। उसके नाम हालांकि पहले से आ गए हैं, हमारे जो सूत्र हैं विश्वसनीय बता रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो स्थिति कांग्रेस में होती थी वो आज हमें बीजेपी में देखने को मिल रही है। ऐसा मंथन और चिंतन तो कांग्रेस में होता था, क्योंकि वहां खेमेबाजी थी। जैसा हमारे सहयोगी हरीश लगातार कहते हैं कि अब बीजेपी में ऐसा नजर आ रहा है, बहुत सारे खेमे हो गए। नहीं, इस प्रकार की कोई बात नहीं है। देखिए, अगर मान लो मध्य प्रदेश का नेतृत्व जो है, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के संगठन महामंत्री और मुख्यमंत्री, तो ये 3 मुख्य संगठन और सत्ता की धुरी होते हैं, और ये तीनों लोग जाकर अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ बैठते हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ बैठने के साथ में वहां पर जो मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे मंत्रीगण हैं, आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर और अन्य लोग, तो उन लोगों के साथ बैठते हैं, और उसके बाद जो काम करते हैं उस काम को जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी को बताकर और उनके संज्ञान में लाकर और आगे काम को बढ़ाते हैं। तो ये हमारी कार्य पद्धति है। वास्तविक में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी एक विचार आधारित संगठन है, और विचार आधारित संगठन होने की वजह से जो विचार से प्रभावित लोग रहते हैं वो हमारे साथ जुड़ते हैं। हमारे व्यक्ति से कोई नहीं जुड़ता, हमारे विचार से जुड़ते हैं, और विचार के बाद में हमारी कार्य पद्धति है, उस कार्य पद्धति से हम काम करते हैं। ठीक है, मैं एक छोटा सवाल हरीश आपसे पूछना चाहता हूं, उसके बाद रवि जी मैं आपके पास आऊंगा। हरीश, आपने देखा सिसोदिया साहब कह रहे हैं कि 3 नेता गए हैं, बातचीत हुई है, बातचीत के बाद क्या हल निकला वो हमारे सामने आ ही जाएगा। जो सूत्र बता रहे हैं उससे कुछ नाम की तस्वीर तो अब तक साफ हो चुकी है। लेकिन इन सब के बीच हरीश एक छोटी सी चीज है, संगठन वहां पर लगातार समय लेता रहा, समय मिला, फिर उसके बाद भी पेच फंसा, फिर जैसा आपने बताया था कि एक प्लान सी भी चल रहा है, उस पर भी काम हो रहा है, और अब जो तस्वीर हमारे पास सामने निकल कर आई है, क्या हम ये मानकर चल सकते हैं कि अब हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ देना होगा? नहीं तो आने वाले समय में चुनाव भी है 24 सीटों पर, इसके बाद भी ज्यादा वक्त नहीं है सरकार के पास कि वो अपनी पैठ जमा सके जनता के बीच में। तो क्या अब ऐसे क्षेत्रवाद का विशेष ध्यान रखना होगा?
बिल्कुल, सबसे पहले मैं राजपाल सिसोदिया जी की बात कहूंगा कि जो राजपाल सिसोदिया जो हैं भाजपा के प्रवक्ता हैं, तो अपना धर्म निभा रहे हैं। भाजपा की बात करेंगे, कार्य पद्धति, विचारधारा, जैसे भारी भरकम शब्द जो बोल रहे हैं भाजपा के, एक ट्रेनिंग का पार्ट है और वो बोलते हैं। लेकिन वो ये भूल गया कि इस बार जो मंत्रिमंडल है इन सबसे कोसों दूर है। इस बार इस बात का कहीं कोई पाला नहीं आसपास भी, कि यही वजह है कि 24 घंटे शिवराज जी, प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा जी, संगठन महामंत्री सुहास भगत वहां पर घूमते रहे इधर से उधर। कहीं जेपी नड्डा जी के जा रहे हैं, कहीं अमित शाह जी के जा रहे हैं, कहीं बीएल संतोष जी से बात कर रहे हैं, फिर बाद में मोदी की। तो कुल मिला के ये घूमते रहे और खाली हाथ बैरिंग लौटे। तो ये कार्य पद्धति, विचारधारा, समावेशी, ये सब कुछ नहीं। इस बार प्रेशर पॉलिटिक्स चला है और जम के चला है। और जैसा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस में चाहते थे नहीं कर पाए, भाजपा में करा गए। और भाजपा में मतलब ये इतना प्रेशर रहा कि 14 विधायक बागी जो है कांग्रेस के शामिल हो रहे हैं। 2 पहले हो चुके हैं, 12 अब। ये बहुत बड़ा जंबो जेट है। 14 लोगों के अधिकार बंटे। शुरू में 9-10 के नाम आ रहे थे, मतलब यानी ये बड़ा मामला है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे आप बोल रहे हैं कि क्षेत्रीय बात, बिल्कुल नहीं चला इस बार क्षेत्रीय बात। इस बार मिशन 24 चला है और पूरी तरह से मिशन 24 पे फोकस है। क्षेत्रीय बात की बात करें, केवल ग्वालियर चंबल अकेला 9 मंत्री ले जाता है। आप देखिए 28 में से 9 मंत्री केवल ग्वालियर चंबल संभाग के हैं, जिसमें सिंधिया समर्थक हैं, जिसमें जो कांग्रेस से बागी हुए एदल सिंह कंसाना है, जिसमें भाजपा के अरविंद भदौरिया संगठन के, जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर के खास समर्थक भारत सिंह कुशवाहा है। मिला जुला है, लेकिन 9 मंत्री अकेले ग्वालियर चंबल संभाग से होते हैं 28 में से। बाकी आप संभाग देख लें, चाहे बघेलखंड की बात करें तो बघेलखंड बिल्कुल 0 हो रहा है। इंदौर जो भारी भरकम संभाग माना जाता है, जहां कैलाश विजयवर्गीय जैसे दिग्गज जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं और मध्य प्रदेश के चुनिंदा 2 और 3 में नाम गिना जाता है, उनका मतलब खास समर्थक राइट हैंड जो माने जाते हैं अमीर रमेश मेंदोला, जो हमेशा 50,000 से 1 लाख से लीड लेते हैं और उनका बड़ा वर्चस्व है, उनका नाम नहीं है। मालिनी गौड़ जो शिवराज जी की सबसे करीबी, उनका नाम नहीं है। नीना वर्मा जो विक्रम वर्मा की पत्नी है, जो विक्रम वर्मा भाजपा के उन चुनिंदा नेताओं में से हैं जो कुशाभाऊ ठाकरे पितृ पुरुष उनके साथ के मतलब नेता हैं, उनके साथ उनके काम किया हुआ, उनके शिष्य रहे और लगातार सालों से सबसे सीनियर नेताओं में उनकी पत्नी का नाम नहीं है। ऐसी आप बात करेंगे, यशपाल सिसोदिया लगातार जीत रहे हैं, या फिर आप और भी नाम लेंगे। अगर बंसोर की, मालवा की बात करें, पारस जैन जैसे कट गए, जो जैन समुदाय की बात करें, जैन समुदाय के विधायक नहीं दिख रहे। तो ऐसा देख, ना तो यहाँ जातिगत समीकरण को देखा गया है, ना क्षेत्रीय समीकरण को देखा गया है। यहाँ एक ही चीज देखी, मिशन 24। और अभी जो अंदर खाने की बात आ रही है, रायन शुक्ला का नाम लेना, और हरीश बिंदु से बड़ा नाम था, वो भी कट गया। सामने अभी चुनौती है ये कि यहां से पहले मंत्रिमंडल तो बनाया जाए, उसके बाद चुनाव देखे जाएं। चुनाव पर ज्यादा फोकस है, लेकिन चली यहां पर किसकी है ये भी हमें बहुत हद तक हरीश दिख रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता रवि इस पर क्या कहना चाहते हैं? रवि जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप स्थिति देख रहे हैं और मुझे लगता है कि जो पहले आपकी पार्टी में हुआ करता था वो आज बीजेपी में चल रहा है। अच्छा लग रहा है आपको देख के? देखिए, ये मंत्रिमंडल का गठन नहीं, मंत्रिमंडल पर दंगल है। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा प्रदेश की आम जनता ने देख लिया, समझ गए हैं वो। शिवराज सिंह जी मस्त और प्रदेश की जनता त्रस्त। जब से शिवराज सिंह ने पिछले दरवाजे से अपनी सरकार बनाई, कोरोना पीड़ित हो या गेहूं हो या व्यापारी हो या किसान हो या बेरोजगार हो या प्रवासी मजदूर हो, किसी भी व्यवस्था में प्रदेश की आम जनता की सुधि लेने के लिए प्रदेश की सरकार आज तक चैतन्य नहीं रही है। मात्र अपनी सरकार को बचाना, पिछले दरवाजे की सरकार को बचाना और कैसे भी करके मंत्रिमंडल का गठन करना। आज सबसे बड़ा एक विषय यह है कि प्रदेश के जो मुखिया हैं वो हताश, परेशान और निराश हैं। वो इसलिए निराश और हताश परेशान हैं कि ना उनकी मंत्रिमंडल के गठन में चली, आपसी झगड़े इतने ज्यादा हैं। एक आयातित व्यक्ति उन्होंने अपने संगठन में करा, जिसकी मदद से, जिसकी चोरी की सहायता से पिछले दरवाजे की सरकार का निर्माण करा, उससे वो इतने परेशान हो गए कि मध्य प्रदेश के पूरे नेता प्रदेश की जनता को बदहाली की स्थिति में छोड़ करके, वैश्विक महामारी की स्थिति में छोड़ करके दिल्ली चले गए। जब देखो तब मध्य प्रदेश के सीनियर नेता मात्र एक ही चिंतन मनन मंत्रिमंडल का गठन, ना आम जनता की सुधि लेना है, ना कोरोना मरीजों की सुधि लेना है, ना लोगों को, गरीब जनता को राशन मिल रहा है इसकी सुधि लेना है। करोड़ों रुपए का अनाज आज वेयर हाउस में खराब हो गया। अरे भाई, आप अनाज वो राशन बांट देते गरीबों को, बीपीएल धारकों को बांट देते। आपको चिंता कहां है? आप तो सरकार बचाने में लगे हैं, आप तो मंत्रिमंडल के गठन में लगे हैं। जनता जाए चूल्हे में।
जनता से नहीं, क्या सरकार मतलब? तो आपने भी बचाने की कोशिश की, लेकिन अब आपके पास बहुत सारे मौके हैं जो मुद्दे आप उठा रहे हैं और इस पर सिसोदिया जी मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन सिसोदिया जी, जैसा कह रहे हैं रवि जी कि आप सिर्फ सरकार बचाने में लगे हुए हैं, क्या वाकई सिर्फ नेताओं को जो वादा किया था उसे वादा निभाने में लगे हुए हैं? जनता की कोई फिक्र नहीं है आपको? नहीं रवि भैया, जो कह रहे हैं वो बात जो है वो अभी भी ये शोक संतप्त है। सरकार जाने का शोक खत्म हुआ नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस दिन से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने शपथ ली मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, उस दिन से लगातार कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ने का काम करते रहे। हमने सफलतापूर्वक उस पर नियंत्रण करने का काम किया। जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली थी उस दिन कोविड-19 से लड़ने की मध्य प्रदेश की तैयारी शून्य थी। 0 से 100% तक हम ले जाने का काम कर पाए। किसानों का रिकॉर्ड गेहूं ई उपार्जन के माध्यम से हमने खरीदा है। मध्य प्रदेश जब से बना तब से लेके आज तक में इतना गेहूं सरकार ने किसानों से कभी नहीं खरीदा। मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। पंजाब से आगे हम निकले और सफलतापूर्वक हमने किया। आपको बताना चाहता हूं, किसानों को क्लेम की राशि भी हमने देने का काम किया। जो बीमे का प्रीमियम था वो हमने भरा। जो कमलनाथ जी को प्रीमियम भरना चाहिए था किसानों इस का, प्रीमियम को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। इस प्रीमियम पर भी हम चर्चा करेंगे और कौन कौन इस लिस्ट में है ये तो लगातार हम बता रहे हैं। कौन से बड़े नेता इससे बाहर हुए हैं ये भी हम बता रहे हैं। लेकिन थोड़ा बहुत समय बचा है। अब रूठने मनाने की तस्वीरें भी हो सकता है कि थोड़ी देर बाद सामने आ जाए। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हमारे सहयोगी भी बने रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, आप कहीं मत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शिवराज और महाराज की नई टीम, लेकिन यहां पर यह देखना होगा कि ये टीम किस तरह से तैयार हुई है और इस टीम के बनने के बाद क्या माहौल मध्य प्रदेश में बनने वाला है। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे सहयोगी हरीश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वो भी हमें अपडेट्स दे रहे हैं और नाम जो तय है मंत्री बनने वाले वो भी हमने आपको बता दिए। मेहमानों का रुख करें उससे पहले हरीश, एक छोटा सा अपडेट आपसे लेना चाहते हैं क्योंकि कुछ ऐसे नाम हैं जो यंग हैं, युवा हैं, इनको मंत्रिमंडल में शामिल करना, और जैसा विवेक हमें बता भी रहे थे हरीश कि कुछ ऐसे भी मंत्री बने हैं उनको बनाया गया है ताकि समीकरण ये भी ठीक रहे कि भाई ये युवा हैं या इस क्षेत्र से आते हैं। तो युवाओं का भी विशेष ध्यान और संघ की पसंद पूरी तरीके से कॉम्पैक्ट बनाया गया है ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो। लेकिन ऐसा होगा, दिक्कत आ सकती है। हरीश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूं। जी हरीश, मैं पूछना चाह रहा हूं कि ये जो कॉम्पैक्ट बनाया गया है, एक पूरा गिफ्ट हैम्पर टाइप है, सभी नेताओं को रखना, उसमें हर एक चीज है, तो क्या इसके बाद भी नाराजगी जो है वो तो तय है, मतलब आनी है कहीं ना कहीं से? जी बिल्कुल, नाराजगी का अब तो स्तर इसलिए बढ़ना है कि जो उम्मीद की जा रही थी, जिस तरह से समायोजन होगा वो नहीं दिख रहा है। आप देखेंगे यहाँ क्षेत्रीय संतुलन बहुत बिगड़ गया है। बिंद की बात करें, बिंद में केवल रामखिलावन पटेल का ही नाम सामने आ रहा है। तो ऐसे में उसके पीछे रणनीति हो सकती है कि किसको ले किसको नहीं, नाराजगी बढ़े तो किसी को ना लिया जाए। इससे लेकिन मामला बिगड़ सकता है क्योंकि सबसे ज्यादा नाराजगी वहीं से आई थी। इंदौर की बात करें, इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय को एक तरह से अलग थलग रखा गया, हालांकि और उन्हीं को जिम्मेदारी दी गई तुलसी सिलावट की, रमेश मेहंदालो को जिताने की, और रमेश मेहंदालो को जिम्मेदारी दी गई तुलसी सिलावट को जिताने की। तो ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं समीकरण बिगड़ेंगे। हालांकि ऐसा बताया जा रहा सूत्र की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बात की है कैलाश विजयवर्गीय से, उनको कहा है कि आपको चुनाव जिताना है। बातों का दौर जारी है, समझाइश का दौर जारी है। केंद्रीय हाईकमान बड़े बड़े लेवल से अपने स्तर से जिसको जहां मनाना मनाया जा रहा है, लेकिन जो दिल है, अंदर की बात है, भावना है, वो आहत हुई है। जो हमारी लगातार बात हो रही है और वो कैमरे के पीछे खुल के बोल रहे हैं कि हम दुखी हैं और हमें उम्मीद नहीं यही पूछ लेते ना हमारी सिसोदिया जी से, बहरहाल वो समय देख रहे हैं और कैमरे के पीछे बोल रहे हैं तो देर नहीं लगेगी, वो कैमरे के सामने भी कभी भी आ सकते हैं। सिसोदिया जी, इतनी मेहनत उन्होंने की विधायक बनने में और आप उनका पत्ता काट देंगे, बुरा तो लगेगा सर। देखिए, मैंने पहले भी जो बात कही थी उसी को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। एक संतुलित मंत्रिमंडल बनने की पूरी संभावना है। आप देखेंगे 11 बजे स्थिति क्लियर हो जाएगी आपके सामने। इतना संतुलित यह मंत्रिमंडल रहने वाला है कि किसी प्रकार की कोई बात न कैमरे के पीछे आएगी न कैमरे के बाहर आएगी। इसलिए कैमरे के सामने भी नहीं आएगी क्योंकि हमारे सब अनुशासित वे नेता जिन्होंने इस पार्टी को स्थापित करने का काम किया है,
अगर आज कैलाश विजयवर्गीय जी की भी बात करें तो मध्य प्रदेश के इस पूरे संगठन में उनका योगदान जो है वो काफी बड़ा योगदान है और वो सतत कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर तक जो है पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। इस प्रकार से कोई हमारे सभी नेता जो है वो मजे हुए एक राजनीतिक है, वे उस प्रकार से संगठन के प्रति और विचार के प्रति समर्पित लोग हैं कि वो इस प्रकार की कोई दुर्घटना होने वाली नहीं है। संतुलित एक मंत्रिमंडल आने वाला है और जिसको जो जिम्मेदारी दी जाती है हमारे यहाँ, वो उस जिम्मेदारी को पूरे मनोयोग से पूरा करने का काम करता है। कई बार एक छोटी सी चीज है सिसोदिया जी, आपने कहा कि बड़ा संतुलित आने वाला है और पूरी तरीके से इस पर मंथन किया गया है, यानी हम ये मानकर चल सकते हैं कि सबको खुश करने की कोशिश यहाँ संगठन ने भी की है और सरकार बनने के बाद उन्हें मंत्री बनाने की जो जद्दोजहद है वो तो हमने देखी है सर। पूरे 100 दिन हुए सरकार के, लेकिन किस तरह की जद्दोजहद है वो तो चलती रही है। नहीं, निश्चित तौर पर इन 100 दिनों में जो सबसे बड़ी सामने एक चुनौती थी वो कोविड-19 की चुनौती थी, आप जानते हैं। और उस चुनौती से लड़ते हुए किस प्रकार से आने वाली 24 उपचुनाव जो है उन पे भी संगठन ने ध्यान देने का काम किया, सरकार ने ध्यान देने का काम किया और उसके साथ साथ में मध्य प्रदेश के अंदर जो रूटीन के काम थे सरकार के द्वारा करने के, वह भी सुचारू रूप से हो सके वो भी करने का काम किया है। और उसके साथ में आप देखेंगे कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार भी सफलतापूर्वक और संतुलित मंत्रिमंडल, एक पूर्ण समावेशी मंत्रिमंडल आपके सामने आएगा। मैं रवि जी आपके पास हूं क्योंकि सिसोदिया जी लगातार कह रहे हैं संतुलित है, तो ये संतुलन जो है क्या आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है अगर इतना ही संतुलन बना रहा तो? देखिए, ये अंतरकलह का पिटारा है, आज नहीं तो कल फूटेगा। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से होए। अभी राजपाल जी मेरे साथी मेरे भाई बोल रहे थे कि कोई दुर्घटना और घटना नहीं होगी, जैसी करनी वैसी भरनी पे भारतीय जनता पार्टी को यकीन नहीं है। अरे आपने प्रजातांत्रिक मूल्यों की हत्या करके, दोयम दर्जे का व्यवहार करके, आम जनता को, प्रदेश की आम जनता को गुमराह करके, अरे हम तो बोलते हैं ना हम शोक संतप्त हैं ना हम परेशान हैं। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस और प्रदेश की आम जनता प्रभु से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, ये जनता के जो गुनाहगार हैं भारतीय जनता पार्टी इनको माफ करें। अरे आपने जिस तरीके से प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन करके, आर्थिक सौदेबाजी करके जो सरकार बनाई है, अब आप भयाक्रांत तो हो गए। अंतरकलह आपका इतना बढ़ चुका है कि एक पूर्व विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री के लड़के दीपक जोशी बोलते हैं कि मेरे लिए विकल्प खुले हैं। यदि एक पूर्व विधायक बोल सकते हैं एक संगठन से जुड़ा हुआ, नजर है सर रवि जी, आपकी नजर उन लोगों पर है जो नाराज होने वाले हैं? खबर तो ये भी है कि दिग्विजय सिंह तैयार बैठे हुए हैं कि जो बीजेपी से नाराज हुआ तो हम अपने यहां शामिल कर लेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और हमारे प्रदेश के नेतृत्व ने बहुत स्पष्ट बोला है कि कोई भी काम हम ऐसा नहीं करेंगे जो आम जनता की विश्वास पे कुठाराघात हो। किंतु यदि कोई अपने अंतर्मन से हमारे साथ आना चाहता है, और जो भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय सिंधिया जी ने जो प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात किया है, प्रदेश की जनता को जो छला है, ठीक है, यदि जनता बेहतर जवाब देगी, लेकिन उस विश्वासघात से पहले कुछ ट्वीट भी हमारे सामने, उनको भी हम जनता तक पहुंचा देते हैं। कैबिनेट विस्तार से पहले शिवराज सिंह ने विष पीने वाला बयान दिया तो कांग्रेस को बीजेपी सरकार पर हमला करने का एक और मौका मिल गया। आज कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने तंज भरे अंदाज में ट्वीट करके लिखा है, मंत्रिमंडल का मंथन चले जा रहा है, कौन कितना अमृत पिएगा ये तो आज पता ही चल जाएगा, लेकिन मंथन से जो विष निकलेगा उसे भोली भाली जनता को ही पीना होगा। ऐसा ही होता है जब लोकतंत्र की हत्या कर खरीद फरोख्त से सरकार बनती है। ये ट्वीट सज्जन सिंह वर्मा ने किया है। सज्जन सिंह वर्मा लगातार हमला बोल रहे हैं, कभी वो शिवराज सिंह चौहान को डरपोक बता रहे हैं, तो अब ये भी उन्होंने कह दिया कि विष तो बेचारी जनता पिएगी, जिसे कुछ नहीं मिलने वाला है। राजपाल सिंह सिसोदिया जी, जनता को कुछ नहीं मिलने वाला है, सिर्फ मंत्री आपने जो पद की लालसा दी है वही पूरे होने वाली है, ये कह रहे हैं सज्जन सिंह वर्मा। देखिए, सज्जन सिंह वर्मा तो क्या है कि जब जो बच्चा फेल हो जाता है, वो उसने पढ़ाई नहीं करी ये कभी नहीं बोलता, वो कभी कहेगा कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आई, या तो कभी कहेगा। तो ये सज्जन सिंह वर्मा वो व्यक्ति है जो कमलनाथ जी के बहुत नजदीक थे, और कमलनाथ जी की सरकार गिरे, इसमें दिग्विजय सिंह जी के साथ साथ इन्होंने भी काफी भूमिका निभाई है।
और आज ये जब अपने लोगों को संभाल नहीं पाए और इनकी सरकार को चला नहीं पाए, तो एक चलती हुई सरकार को इस प्रकार से लेकिन सिसोदिया जी, वो बच्चा तो पास हुआ था, वो तो कह रहे हैं कि आपने जबरदस्ती फेल करवा दिया, आपने सेटिंगबाजी की। नहीं, परीक्षा भी यही दे रहे थे, कॉपी भी यही जांच रहे थे, प्रश्न पत्र भी यही सेट कर रहे थे, उसके बाद भी पास नहीं हो पाए, तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। वास्तविक में तो यह है कि इनके लोग इनको छोड़ के चले गए। वास्तविकता तो यह है कि इनकी नीति और इनकी रीति से प्रभावित, इनकी रीति और नीति से रुष्ट होके इनको छोड़ के लोग चले गए, और फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विचार से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी का दामन संभाला। तो ये बात तो पुरानी हो गई। खैर, पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि सज्जन वर्मा जी कल से जो है बहुत विचलित है, क्योंकि वो जो ये चाह रहे थे, उनको ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जब मंत्रिमंडल का गठन करेगी तो उस समय पे कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें आएगी जिससे कांग्रेस को फायदा मिलेगा, और वो बातें जब उनको दिख नहीं रही दूर दूर तक, तो अब वो इस प्रकार की बातें ट्वीट पे कर रहे हैं। कभी वो शिवराज जी को नर्मदा यात्रा पे जाने की सलाह दे रहे हैं, तो कभी इस प्रकार की बातें जो आपने अभी बोली ये कर रही है। कमलनाथ जी के खास चहेते हैं। हरीश के पास जा रहा हूं, मेरे सहयोगी के पास, सिसोदिया जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि हरीश आप देखिए, एक तरफ बीजेपी कह रही है कि कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन आपको एक वक्त वो भी याद होगा जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था और कैसे जयभान सिंह पवैया की नाराजगी थी, राज्य मंत्री बनते मंत्री कैबिनेट मंत्री बन गए थे, तो ऐसी ही नाराजगी पहले से भी चली आ रही है, और अब तो हालात और ज्यादा बिगड़ गए। अब तो ऐसा है कि जिससे वादा किया है उससे निभाना होगा। लेकिन इसके बाद हरीश, खबर यह भी है, और हम चाहेंगे कि आपके सूत्र बड़े विश्वसनीय, आप बताएं कि अगर नाराजगी होती है तो कांग्रेस भी चाह रही है कि जो नाराज हैं उन्हें थोड़ा सा हम ही मना लें, ऐसा भी होने वाला है। बिल्कुल इसी पे कांग्रेस बेसब्री इंतजार कर रही थी, और लगभग कांग्रेस का मनोकामना पूरी होती दिख रही है, क्योंकि जो सूची हमारे सामने है इसमें देखेंगे तो भूपेंद्र सिंह और विश्वास सारंग दो ही नाम हमें दिख रहे हैं जो शिवराज जी से करीबी हैं। बाकी नाम इनमें हमें समझ में नहीं आ रहा है कि जो शिवराज जी के किस खेमे से बने, ये संगठन, संघ या फिर दूसरे गणित, ये सब लगे। लेकिन शिवराज जी जो मुख्यमंत्री हैं, जिसका विशेषाधिकार होता है, जो टीम बनाते हैं, वो नहीं है। दूसरा आप देखें तो सिंधिया समर्थक 12, 28 की मंत्रिमंडल 12 आ गए। पहले का 5 मंत्रिमंडल की बात करें तो उसमें जो कमल पटेल जो नाम है वो कैलाश विजयवर्गीय से संबंधित है, दिल्ली संबंधित थे। गोविंद सिंह राजपूत, प्रद्युमन सिंह तुलसीरावट सिंधिया खेमे के थे। जो मीना सिंह बनी आदिवासी महिला के हिसाब से बनी, और नरोत्तम मिश्रा वो कद्दावर मंत्री नंबर 2 है, लेकिन शिवराज जी खेमे में नहीं है, अभी भी दिल्ली में जमे हुए हैं, आज आने वाले अभी तक नहीं आए। तो लगातार 3 जब से शिवराज के सबसे गाये हुए, तो जो मंत्रिमंडल की नाराजगी स्तर है, जो नंबर 2 पावरफुल मंत्री नरोत्तम मिश्रा बहुत बेहद नाराज हैं। हालांकि उनकी नाराजगी का फायदा कांग्रेस को नहीं मिल पाएगा, लेकिन पार्टी में अंतर्कलह का शुरुआत हो चुकी है। वो दिल्ली में जमे हुए, उनका आ जाना था, अभी तक नहीं आए। दूसरी बात करें, एक छोटी चीज और, इसमें ही आप आगे कंटिन्यू जोड़ देना उसे, मैं ये जानना चाह रहा हूं, जैसा आपने कहा कि शिवराज सिंह चौहान की जो करीबी थे वो यहां से बाहर हैं, तो क्या हम ये मानकर चले कि फुल फ्लैश जो फ्री हैंड दिया गया वो नहीं दिया गया शिवराज सिंह चौहान को? उनसे कहा कि आप मुख्यमंत्री जरूर बन गए, लेकिन जो कमान है, जो लगाम है, वो थोड़ी सी खींच रखी है। बिल्कुल, ये सरकार जो बनी है वो समझौते की सरकार बनी है। इसकी भूमिका केंद्रीय हाईकमान की ज्यादा रही है। ज्योतिराज सिंधिया का समझौता वहीं से हुआ है, उनके कहने पे पूरे 22 विधायक कांग्रेस में आए, तो ऐसे में पूरा जो कमान है और पूरे जो डोर है सारी ऊपर दिल्ली के हाथ में है। तो दिल्ली अपने हिसाब से पूरा मंत्रिमंडल विस्तार कर रही। यही वजह रही कि इतनी माथापच्ची चली, 24 घंटे दिल्ली में उठापटक रही, लेकिन यहां से जो सूची गई थी, जहां से जो नाम गए थे, सारे बदल गए, और वो वहां से वही नाम पास हुए जो उन्होंने मंजूर किए। अब यहां उठा के आप एक एक नाम उठा के देखेंगे तो यहां हमें केवल 2 ही नाम दिख रहे हैं जो शिवराज सिंह चौहान जी के समर्थक में कट्टर समर्थक माने जाते हैं। बाकी नाम तो चूंकि मुख्यमंत्री हैं, मंत्री उनसे बाहर जाएंगे नहीं, नेता हैं, उनके अंडर में रहेंगे। लेकिन अगर बात करें विश्वसनीयता की, बात करें बिल्कुल कट्टर समर्थक की, तो सिर्फ भूपेंद्र सिंह और विश्वास सारंग 2 ही नाम हमें दिख रहे हैं। बाकी नाम सारे इधर उधर के। यशोदा जी सिंधिया की बात करें, वो अपनी एक स्वतंत्र पहचान रखती हैं। आप बात करें ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, ये वी डी शर्मा के खास हैं, बुंदेलखंड से आते हैं। आप बात करें उषा ठाकुर की, तो इस संघ का चेहरा है। मोहन यादव संघ की तरफ से नाम आया है। अरविंद भदौरिया संघ की तरफ से नाम आया है। भारत सिंह कुशवाहा बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से बात करें। इंदर सिंह परमार संघ की पहचान, संगठन की पहचान है। राम खिलावन पटेल संगठन की तरफ से नाम आया है। राम किशोर कावरे संघ की तरफ से नाम आया है। तो आप बात करें विजय शाह, जो एक नाम जो शिवराज जी के एंटी कहे जाते थे, कई बार विवादों में शिवराज जी के साथ तरह रही, वो उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया, आखिरी समय में उठापटक रही। गोपाल भार्गव
जो इंडिपेंडेंट है, उनकी खुद की पहचान है, वो आखिरी समय तक उनको अध्यक्ष बनाने की बात चलती रही, लेकिन वाड़े रहे। तो कुल मिला के बार बार हम जो कह रहे हैं चाणक्य का सूत्र, जो सीधे सीधे पेड़ थे कट गए, जो टेढ़े पेड़ थे बच गए। गोपाल भार्गव, विजय शाह, इनमें जो प्रमुख नाम है, ये टेढ़े पेड़ हैं। अगर इनको बाहर किया जाता और जैसा हरीश आप बता रहे हैं कि देखिए, तो उनको साथ में किया गया, निभाना तो पड़ेगा। और इसलिए हमें वो मंत्रिमंडल में सिंधिया की जो पकड़ है वो ज्यादा दिख रही है, लेकिन कांग्रेस इस पर बड़ी खुश है और लगातार कह रही है कि सिंधिया जी अब आपको संभालने में दिक्कत हो रही होगी। रवि जी, सिंधिया जी के जो तमाम नेता हैं उन्हें संभालने का काम तो बीजेपी कर रही है, लेकिन क्या आपकी भी नजर है? मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर थोड़े बहुत भी बीजेपी का नेता या विधायक कोई रूठता है तो आप देर नहीं करेंगे, मुझे लगता है। जैसा हरीश जी अभी बता रहे थे कि आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी अभी तक वापिस ही नहीं आए हैं और वो स्वयं भी नाराज हैं, तो ये तो स्पष्ट बिल्कुल परिलक्षित हो रहा है, प्रदेश की जनता देख रही है कि अंतरकलह किस चरम सीमा पे पहुंच गया है। और जहां तक रही बात, राजपाल जी मेरे भाई बोल रहे थे कि सज्जन वर्मा जी फेल और पास, अरे आप उत्तर पुस्तिकाएं लेके ही भग गए तो उसमें कौन क्या कर लेगा? आप तो उत्तर पुस्तिकाएं लेके भग गए, चोरी करी आपने, डाका डाला है, प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं पे आपने डाका डाला है। जनता देख रही है, जनता ने देखा है, प्रत्यक्ष उदाहरण है। अंतरकलह में जूझी हुई सरकार, ये तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है, इस जनता बदहाल है बीजेपी के राज में, और चोर और लुटेरे माला माल है। आज की तारीख में प्रदेश बदहाली की स्थिति में पहुंच गया है। 100 दिन की जो सरकार बनी है, मैं आपको उदाहरण सहित बता सकता हूं, चोरी की घटनाएं, लूट की घटनाएं, महिलाओं के साथ जो अभद्र व्यवहारों की घटनाएं हैं, उसका ग्राफ इतनी तेजी से बढ़ा है, ना प्रशासनिक व्यवस्थाएं लचर हो चुकी हैं, क्योंकि किसी ना जिलों में प्रभारी मंत्री हैं, ना किसी ने दौरा करा जिलों का, सब के सब इस फेर में लगे हुए, कैसे भी हम सरकार को बचा लें। शिवराज सिंह जी तो खुद ही हताश, परेशान और निराश हैं, उनको होश ही नहीं है। वो एक अभी 10 मिनट पहले क्या बात करते हैं, 15 मिनट बाद क्या बात करते हैं। शिवराज सिंह जी जो प्रदेश के मुखिया हैं, वो बोलते हैं विषपान करना पड़ेगा। अरे भाई, विषपान करने की, आपने विष घोला है आम जनता के बीच में, प्रदेश की जनता के साथ के हृदय में विष घोला है, तो निकलेगा क्या? विष ही तो निकलेगा। ठीक है, विष के अलावा आप क्या करते हैं विष निकलने की? अब जब आप वही बात हो गई जो अभी थोड़ी देर पहले रवि जी कह रहे थे, जब बबूल का पेड़ बोएंगे तो आम कहां से पाएंगे? आपने काम ही वैसे किए हैं तो भुगतना भी पड़ेगा, विष भी पीना पड़ेगा। नहीं, देखिए, अब जो काम हमने किए उसका मूल्यांकन तो जनता करेगी, और जनता के बीच में हम 24 उपचुनाव में जा रहे हैं, और आप देखेंगे कि हम भारी मत से विजय होकर आने वाले हैं। अभी बात अपन मंत्रिमंडल पर कर रहे हैं, अभी आप कह रहे थे कि सीधे पेड़ टेढ़े पेड़, तो ना कोई टेढ़े हैं, ना कोई मेढ़े हैं, ना कोई तेरे हैं, ना मेरे हैं। यहाँ जो है वो सब विचारधारा से जुड़े हुए संगठन के लोग हैं, और संगठन सर्वोपरि का एकमात्र मंत्र है, और उसी मंत्र को लेकर, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी भी मूलतः संगठन के स्वभाव के धनी हैं, उनको हम वर्षों से जान रहे हैं, और संगठन का काम करते करते आज लगातार इस प्रकार से मुख्यमंत्री के रूप में हैं। उनको संगठन के सच्चे सेवक के रूप में, संगठन के एक सच्चे कार्यकर्ता के रूप में जो निर्देश होते हैं, जो आदेश होते हैं, उनका अक्षर से पालन करते हैं। और कई बार ऐसी विशेष परिस्थिति आई है मध्य प्रदेश में, जब संगठन के हित में निर्णय लेने की जब बात आई, तो शिवराज सिंह चौहान जी ने सदैव वही किया है जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने चाहा है। नहीं, लेकिन सर, अगर खुद मुख्यमंत्री अगर कहते हैं कि भाई जो विष निकलता है समुद्र मंथन से, उसे तो शिव ही पीते हैं, देखिए उसके पीछे का जो भाव है, कौन सा विष निकल रहा है और कौन सा उन्होंने क्या क्या कर दिया, क्योंकि देखिए अभी तक देखा जा रहा है उन्हें दिक्कत है सर। इसके पीछे का जो सीधा सीधा सा भाव है वह यह है कि ये जो पूरा मंथन है, इस मंथन में अमृत निकलेगा, और वो अमृत निश्चित तौर पर निकलने वाला, अभी 11 बजे आपको एक सूची मिलने वाली है, वो एक अमृत के रूप में निकलने वाली। परंतु इस प्रकार के निर्णय से जब कहीं किसी कार्यकर्ता का मन आहत होता है, उसकी जिम्मेदारी भी लेने का काम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कही है कि उसकी जिम्मेदारी में लेते हुए उस कार्यकर्ता के भाव को समझ के उसको कहीं ना कहीं सीने से लगाकर उसके विचार को आगे बढ़ाने का काम, और उसको आगे बढ़ाने का काम मैं करूंगा। इस प्रकार का उनका यह जो है प्रदेश के मुखिया होने के नाते, सरकार के मुखिया होने के नाते, और निर्णय को अंतिम रूप देने वाले नेता होने के नाते, निश्चित तौर पर अगर किसी की भावना हाथ होगी तो उसके साथ शिवराज जी बात करेंगे, बैठेंगे, और उसको अपने साथ में कहीं ना कहीं जो भी उसके योग्य जिम्मेदारी होगी उस जिम्मेदारी पे उठाकर काम पे लगाएंगे।
तो ये इस भाव में उन्होंने इस बात को बोलने का काम किया है कि अगर कोई आहत होगा तो उसकी जिम्मेदारी वो लेते हुए उसके साथ में वो रहेंगे, इस प्रकार का उनका भाव है। और निश्चित तौर पर ये विषय तो इस प्रकार से आया ना कि जब उन्होंने कहा कि अमृत निकलेगा तो फिर प्रति प्रश्न आया कि अमृत के साथ विष भी निकलता है, तो उन्होंने कहा शिव धारण करते हैं, और वास्तविक में हुआ, समुद्र मंथन में यही हुआ, नीलकंठ बनना पड़ा, बाबा भोलेनाथ नीलकंठ बने। तो कहीं ना कहीं समाज के लिए अगर समुद्र मंथन में जरूर विष निकला, लेकिन मंत्रिमंडल के विस्तार में जो मंथन हुआ उसमें से जो विष निकला, क्या उसे वाकई शिवराज सिंह चौहान ने पिया, ये अब तस्वीर साफ हो जाएगी। हरीश, एक छोटी सी जानकारी मैं चाह रहा हूं, क्योंकि नए चेहरों को भी बड़े स्तर पर यहां शामिल करने की कोशिश है, और क्या हम इसे देख सकते हैं, वीडी शर्मा जो खुद एक यंग चेहरा है, कोई दो राय नहीं है उसमें, जैसे ही वो बने उसके बाद किस तरह से संगठन में बदलाव हुआ कई जिलों में, वो भी हमने देखा। और अगर ऐसा होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है हरीश कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो तो चौंकाने वाली तस्वीर भी सामने आ जाए। बिल्कुल मृदुल, संघ बराबर लगातार प्रयास कर रहा है कि जो नए चेहरे, नई ऊर्जा है, वो नया नेतृत्व तैयार हो प्रदेश में, क्योंकि कांग्रेस ने जो गलती की है वो संघ भाजपा में गलती ना दोहराई जाए। संघ उसी पे काम कर रहा था लगातार, और यही है कि आपने देखा होगा पहले 4-5 साल पहले पिछले चुनाव में 2018 के चुनाव में 75 का फार्मूला लगाया गया, बाबूलाल गौर, कुसुम मेहदेले, सरताज सिंह को बाहर किया गया। उसके बाद लगातार संगठन ने उस पर काम कर रहा था कि नए चेहरे लाए, नया नेतृत्व आए, जिससे प्रदेश में नई पीढ़ी तैयार हो और नेताओं का संकट ना रहे। और उसी के चलते सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष भाजपा का उसको बदलाव नया लाए गए, कम उम्र के बनाए गए, अखिल विद्यार्थी परिषद में रहे विष्णु शर्मा जी, काफी अनुभव है, उनकी टीम है। उन्होंने फिर वो 24 जिला अध्यक्ष बनाए संगठन के, वो भी नए लड़के बनाए, काफी विरोध हुआ, विरोध के बाद मामला जम गया। अब उसी फार्मूले को मंत्रिमंडल में लागू किया गया। यही वजह आप देखें, बालाघाट से गौरीशंकर बिसेन काफी कद्दावर मंत्री रहे, लगातार मंत्री रहे, और उनका काफी वजन रहा प्रदेश में। उनकी जगह रामकिशोर कांवरे को लाया गया। पारस जैन की बात करें तो वहां से मोहन यादव को जगह दी गई। आप इसी तरह लगातार आप देखेंगे तो जो नए नए चेहरे हैं, जैसे अब बात करें भारत सिंह कुशवाहा की, नया चेहरा है, कुशवाहा समाज का एक इकलौते प्रतिनिधि है। ओपीएस भदौरिया की बात करें, ओपीएस भदौरिया, तो वो सिंधिया के भी चेहरे लिए गए, उनसे भी कहा गया नए चेहरे दिए, जिससे प्रदेश में नया नेतृत्व तैयार हो और नई पीढ़ी तैयार हो, नेताओं को संकट ना रहे। लेकिन बड़ी बात यह आ रही है कि जो मंथन होगा, जिसको बार बार अमृत और विष की बात की, इसमें यह बहरहाल देखना होगा कि अमृत कितना निकलता है। ऐसा ना हो कि अमृत बिल्कुल ना के बराबर निकले, विष ज्यादा निकले, कि जो हालात बन रहे हैं वो हालात बड़े विपरीत हो रहे हैं। और लगातार हम कल रात भर 2 से 3 बजे तक रात भर हम लगातार संपर्क में नेताओं के, लोगों की नींद उड़ रही, हमारी भी नींद उड़ रही कि आखिर हो क्या रहा है। हम भी लगातार संपर्क में रहे, सोए नहीं, और साथ में वो लोग भी कद्दावर नेता जिनको बेचैनी थी, नाम कट रहा है, जुड़ रहा है। विजय शाह का लास्ट में जाके नाम जुड़ा, पहले उनको उपाध्यक्ष बनाने की चर्चा चल रही थी कि उपाध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन नहीं माने, चूंकि वो जैसा उनका स्वभाव है आखिर वगैरह, तो बाद में उनका नाम जोड़ा गया। ऐसे कुछ नाम और उठापटक रहे, तो ये स्थिति बन रही है कि अब स्थिति मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मिशन 24 उपचुनाव में क्या भाजपा उस असंतोष थाम पाएगी, या जिस मंशा से उन्होंने मंत्रिमंडल बनाया है और जिस तरह का मंत्रिमंडल का स्वरूप दिया गया है, उसमें सिंधिया के 12 दिख रहे हैं। 12 वो लोग हैं जो पूरा एक तरह से हावी है। आप देखें मंत्रिमंडल कैबिनेट में बिल्कुल भी ब्रीथिंग स्पेस नहीं है, 2 मंत्रिमंडल के पद खाली पड़े हैं। अगर असंतोष होता है तो कैसे सेट करेंगे। हालांकि एक खबर हमारे पास अंदर से आई है, अगर वो जो बताया गया है कि ये कहा गया कि ये 24 उपचुनाव तक का लिए मंत्रिमंडल बनाया जा रहा है, इसके बाद से मैं इसी पर आ रहा था हरीश, मैं इसी पर आ रहा था, इसलिए मैंने आपको बीच में नहीं रोका, लिया जाएगा। क्योंकि खबरें ये भी हैं कि उन लोगों को मंत्री बनाया जा रहा है जो अभी आने वाले समय में चुनावी मैदान में भी उतरेंगे, और उनसे पहले अगर मंत्री उन्हें बनाया जाता है तो जाहिर सी बात यह है कि अभी मेन फोकस जो है वो 24 सीटें जीतने पर है। उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें बीजेपी जीतना चाहती है। सिसोदिया जी, कुछ गलती हो तो बताइए इसमें, हमारी खबरें तो यही कह रही हैं। निश्चित तौर पर 24 उपचुनाव तो हम जीतना चाहते हैं और उसकी तैयारी हमारी लगातार चल रही है। और जहां तक जो लोग रिक्त करके स्थान आए हैं वो लोग फिर से सदन में आए, इसके लिए भी पार्टी कहीं ना कहीं मन बना चुकी है। अब वो कैसे जीत के आएंगे, क्या होगा, उसके लिए तो पार्टी पूरी रणनीति बना रही है। आने वाले समय में जनता हमको जीत के वहां से भेजने वाली है, और 24 में से 24 सीट हम जीते, इस प्रकार का हम जब प्रयास करेंगे। लेकिन रवि जी की नजर है सिसोदिया जी, वो बता नहीं रहे, लेकिन अंदर खाने पिछले दरवाजे से वो भी लगे हुए हैं। आपके यहां से जो नाराज होगा कहीं ना कहीं डेंट तो कर ही दे चुनावों में। रवि जी बताइए।
देखिए, गम भुलाने के लिए ख्याल गालिब अच्छा है। जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग दावा कर रहे थे 200 पार, अब की बार 200 पार। अरे 24 विधानसभा की सीटें जो हैं, आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि जीत रहे हैं। अरे क्या आम जनता जो है वो सजग है, भोली भाली जनता है मध्य प्रदेश की। नहीं, भोली भाली तो है सर, हम तो कभी इनकार ही नहीं करते, जनता तो इतनी भोली है। गुमराह नहीं हो सकती है। उसको पूरा का पूरा आपका सिनेरियो, आपने क्या कुकृत्य किया, आपने क्या किया, ये सब कुछ मालूम है। ये गम भुलाने के लिए, मैंने आपसे वापस इस शेर को बोलूंगा, गम भुलाने के लिए ख्याल गालिब अच्छा है। अरे भाई, अब तो कुछ भी ख्याली पुलाव पकाते रहो। अभी पहले आप ये जो विष और अमृत की जो बात है, इसका तो निराकरण कर लो। विष तो दैत्यों के खाते में गया है, अमृत तो देवताओं के खाते में गया है। अब विष कौन पी रहा है, अमृत कौन पी रहा है? अमृत कितना होगा, विष कितना होगा? ये तो अंतरकलह आपका निपटे। सबसे पहले तो आप अंतरकलह निपटा लो, फिर प्रदेश की जनता सुध ले लो, विकास की योजनाएं जो उन पे ध्यान दे लो, बेरोजगारी पे ध्यान दे लो, किसानों पे ध्यान दे लो। आज जो प्रवासी मजदूर जो दर दर की ठोकरें खाई कोविड-19 के इस महामारी के दौर में, उनके बारे में भारतीय जनता पार्टी का एक भी जवाबदेह आदमी। आपके मुद्दे जरूर हैं। देखिए, आप अपनी बात रख रहे हैं, बीजेपी कहती है कि हमने बहुत सारा काम कर दिया, कोविड-19 से हम निपटे, कमलनाथ सरकार ने कुछ नहीं किया, किसानों से गेहूं खरीदी हमने किया, आपने कुछ नहीं किया। तो ये मुद्दे हैं, ये जरूर आप लोग जनता के बीच में लेकर जाइएगा। लेकिन अभी तो जो जनता ने चुनकर भेजे हैं विधायक, उनको कैसे कहां पर सेट किया जाता है, ये देखना होगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हरीश हमारे साथ बने रहेंगे और लगातार हम आपको ये अपडेट भी देते रहेंगे कि मंत्रिमंडल विस्तार से जो मंथन चल रहा है, उससे जो विष निकलेगा या जो अमृत निकलेगा, उसे कौन कौन पिएगा, आपको यहीं पर पता चलेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेना।